Hi everyone, good evening. I am Neha Gupta and I welcome you all to my YouTube channel StudyMate Neha. तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास 56 रहने वाली है इंडियन पॉलिटी की, इसमें हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द वेरियस प्रोविजंस दैट आर मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देखो, हम सभी को पता है इंडिया एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. यहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट कौन है? हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जो कि हम पिछली क्लासेस से डिस्कस कर ही रहे हैं. फिर हमें देखते हैं कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं. देन वी सी दैट प्रेसिडेंट इज ओनली एंड ओनली द नॉमिनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, बट जो रियल पावर्स होती है वो किसके पास होती है? हमारे प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो ही हमारे प्रेसिडेंट को उनके एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को ठीक से गो थ्रू करने के लिए एंड उनको परफॉर्म करने के लिए गाइड करती है. तो दिस इज द होल फ्रेमवर्क ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. मैं लिख देती हूँ, इसका एक हम फ्लो चार्ट बना लेते हैं. इंडिया क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. यहाँ पर नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी किसके पास होती है? हमारे प्रेसिडेंट के पास. पर असली मायनों में जो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है वो किसके पास होती है? प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर and they are collectively responsible to lower house of the parliament, that is our Lok Sabha. And till the time they enjoy this confidence, तो तब तक तो वो अपनी पोजीशन पर रहते हैं, बीइंग प्राइम मिनिस्टर और एनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो वो मिनिस्टर है. बट इफ दे गेट अ नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो उन सबकी छुट्टी हो जाती है एक तरीके से. दे स्विम टुगेदर एंड दे सिंक टुगेदर. अगर सही चल रहा है तो सबके लिए साथ में सही चल रहा है, बट अगर नो कॉन्फिडेंस की बात आ गई तो सबके सब एक साथ ही डूब जाएंगे. ये वाला फ्रेज भी हम लिख लेते हैं. दे स्विम एंड सिंक टुगेदर. उसके बाद हमें देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन कौन से आर्टिकल मेंशन करे गए हैं जिसमें अलग अलग प्रोविजंस के बारे में बताया गया है रिगार्डिंग द सेम, दैट इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो आप जो सबसे पहला आर्टिकल देखते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन का इन दिस रिगार्ड, इट इज आर्टिकल 74, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड द प्रेसिडेंट. मतलब प्रेसिडेंट की हेल्प करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बनाया गया है. तो इसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो यही है, एंड इस पूरे आर्टिकल का क्रक्स यही है कि प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज हिज और हर एग्जीक्यूटिव पावर्स विद द एड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई, जब हमारी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई 1976 में, तो उसमें ये प्रोविजन ऐड करा गया, जो ये आर्टिकल 74 था, इसे अमेंड करा गया और ये कहा गया कि जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है विच इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये हमारे प्रेसिडेंट को एडवाइस देंगे ऑन इम्पोर्टेंट मैटर्स
दैट आर रिलेटेड टू द कंट्री, जिसके लिए लेजिस्लेशंस पास होनी होती है एंड सो ऑन। उसके बाद जब हमारी 46th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई 1978 में, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई, आई एम सो सॉरी, जब हमारी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई 1978 में, तो उसने ये बोला कि जो भी एडवाइस है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को दे रहे हैं, तो ऐसे नहीं होता कि एक बारी में ही वो एडवाइस उन्होंने दे दी एंड इट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट टू गो विद दैट ओनली। जो प्रेसिडेंट है वो उसे उस एडवाइस को रिकंसिडर करने के लिए वापस उनके पास भेज सकते हैं। बट अगर उस डिसीजन को सेम रखा ही जाता है, मतलब अगर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसमें वो कोई चेंज नहीं करते हैं, जो उन्होंने पहले एडवाइस दी किसी भी पर्टिकुलर मैटर पर, उन्होंने अगर फिर से वही सेम जो डॉक्यूमेंट है वो प्रेसिडेंट के पास भेज दिया, तब वो प्रेसिडेंट फिर से वापस उनको नहीं भेज सकता। देन इट बिकम्स बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट टू गो विद दैट पीस ऑफ एडवाइस। सो दिस इज द मेन क्रक्स ऑफ योर आर्टिकल 74। तो इसके भी हम की पॉइंट्स लिख लेते हैं, की वर्ड्स लिख लेते हैं। आर्टिकल 74, सबसे पहले तो इसकी हेडिंग ये है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड प्रेसिडेंट। सबसे पहला तो यही है, प्रेसिडेंट को अगर अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स को एक्सरसाइज करना है, तो उसमें किसका एक बहुत ज्यादा अहम हिस्सा होता है, पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। फिर आप ये देखते, जब आपकी 42nd अमेंडमेंट आई थी, तो उससे ये मैंडेटरी कर दिया गया था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस देगी। देन जब आपकी 44th अमेंडमेंट आई, तो उससे ये बोला गया कि जो प्रेसिडेंट है वो गिवन एडवाइस को रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। पर अगर फिर से वही घूम के वापस आ जाती है विद नो चेंज, तो जो प्रेसिडेंट है उन्हें उसे एसेंट देना पड़ता है, मंजूरी देनी पड़ती है। So this was your article 74 in short. Now we move on to article 75 of the constitution. जो आपका आर्टिकल 75 है उसकी हेडिंग ये है, प्रोविजंस रिलेटेड टू द मिनिस्टर्स। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हम ये देखते हैं कि जो हमारे प्रेसिडेंट है वो किसका चुनाव करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर का एंड अदर मिनिस्टर्स। एंड वो दूसरे जो मिनिस्टर्स को चूज करते हैं वो किसकी एडवाइस पर करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की एडवाइस पे। उसके बाद आप ये देखते हैं कि जो मिनिस्टर्स है दे रिटेन देयर ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब जब तक प्रेसिडेंट की इच्छा होगी तो जो मिनिस्टर है वो अपनी कुर्सी पर रहेगा, पर अगर प्रेसिडेंट को उसका काम अच्छा नहीं लगा तो वो उसे हटा सकते हैं। Then you see that the minister should be the member of either house of the parliament, be it राज्य सभा, be it लोक सभा। देन जब बात आती है उनकी सैलरीज के, अलाउंसेस की, तो वो कौन डिसाइड करते हैं, वो हमारा पार्लियामेंट डिसाइड करता है। पर जब तक पार्लियामेंट कुछ एज सच डिसीजन ना दे तो किस चीज के हिसाब से उनको उनके सैलरीज एंड अलाउंसेस दिए जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड लास्टली यू सी कि अगर कोई मेंबर है पॉलिटिकल पार्टी का एंड अगर उसको ये पकड़ लिया जाता है कि वो डिफेक्शन कर रहा है, मतलब दल बदल रहा है बारी बारी, आपको पता है एंटी डिफेक्शन बिल भी पास हुआ है, तो इसमें ये देखा जाता है कि इफ एनी मेंबर इज कॉट इन दिस थिंग ऑफ डिफेक्शन तो दैट पर्सन ऑल्सो सीजेस टू बी द मिनिस्टर। एंड ये किसके बाद आया, हमारी 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट टुक प्लेस इन द ईयर 2003। सो दिस वॉज योर आर्टिकल 75। इसके भी हम कीवर्ड्स लिख लेते हैं।
इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं? प्रोविजंस रिलेटेड टू मिनिस्टर्स। तो मिनिस्टर्स को चूज कौन करता है? हमारे प्रेसिडेंट ही करते हैं। ऑन एडवाइस ऑफ पीएम। कोई भी मिनिस्टर अपने ऑफिस में कब तक रहता है? till the time that minister enjoys the pleasure of president. Third, be member of either house of parliament. इस पॉइंट में एक चीज ये बतानी रह गई थी कि अगर जैसे कोई मेंबर है वो मिनिस्टर बन जाता है, पर नहीं मतलब कोई इंसान है अगर वो मिनिस्टर बन जाता है, तो जब वो मिनिस्टर बन चुका है बट वो किसी भी या तो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं है, तो उसके लिए मैंडेटरी होता है कि अगर आज मैं मिनिस्टर बन गई हूँ तो आज से लेकर 6 पीरियड के टाइम पीरियड के अंदर अंदर ही मुझे किसी भी हाउस का मेंबर बनना होता ही होता है, नहीं तो मेरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से अपना हाथ धो बैठूंगी। उसके बाद ये है, हमने बात करी थी उनके अलाउंसेस की, जो कि हमारा पार्लियामेंट डिसाइड करता है, बट जब तक वो डिसाइड नहीं करता है तो किस हिसाब से चला जाता है? सेकंड शेड्यूल के हिसाब से। एंड लास्टली हमने उनके डिफेक्शन की बात करी थी कि अगर कोई डिफेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, बारी बारी अपना दल बदलता है, तो उसमें उसके खिलाफ क्या एक्शंस लिए जाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा आर्टिकल 88 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 88 है, वो बात करता है राइट्स ऑफ मिनिस्टर के बारे में। देखो, सबसे पहला राइट तो मिनिस्टर का ये होता है दैट मिनिस्टर हैव द राइट टू स्पीक और टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, या फिर कोई भी ज्वाइंट सिटिंग चल रही है उसमें उनको पार्टिसिपेट करने का पूरा हक होता है, अपनी राय रखने का पूरा हक होता है, टू स्पीक। तो ये जो हमने फ्रेज बोला था टू स्पीक, उसका तो मतलब ये हुआ। उसके बाद हम ये देखते हैं कि कोई भी ऐसी कमेटी फॉर्म करी गई है जिसमें उनको मेंबर के तौर पर रखा गया है, तो वहां पर भी दैट मिनिस्टर हैज द राइट टू स्पीक एंड पार्टिसिपेट इन दैट पर्टिकुलर कमेटी, एंड उसकी जो भी प्रोसीडिंग्स आगे चलती जा रही है। तो जो हमारा आर्टिकल 88 है वो इन्हीं सब चीजों के बारे में करता है, बट वो ये नहीं मेंशन करता है कि हाँ इन सब चीजों के साथ साथ जो मिनिस्टर है उसको राइट टू वोट का भी हक है। ऐसा कुछ भी जो हमारा आर्टिकल 88 है वो मेंशन नहीं करता है। आर्टिकल 88 ओनली एंड ओनली मेंशंस अबाउट द स्पीकिंग राइट्स और द एक्सप्रेशन राइट्स ऑफ द मिनिस्टर एंड द पार्टिसिपेशन राइट्स। इट डजंट मेंशन एनीथिंग अबाउट द वोटिंग राइट्स ऑफ द मिनिस्टर। तो इसके भी कीवर्ड्स हम लिख लेते हैं जल्दी से। स्पीक एंड पार्टिसिपेट किसमें? कोई भी ज्वाइंट सिटिंग चल रही है, कोई भी प्रोसीडिंग हो रही है पार्लियामेंट की, या फिर कोई भी पार्लियामेंट्री जो कमेटी बन रही है उसमें जो अगर उनको एज अ मेंबर के तौर पर रखा हुआ है तो उनको हक है। पर सेकेंड पॉइंट हमने देखा कि नो वोटिंग राइट्स हैव बीन मेंशन्ड। सो फ्रेंड्स, दिस वाज योर क्लास 56 ऑफ द इंडियन पॉलिटी, एंड आज की क्लास में हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का टॉपिक शुरू करा है। हमने मेजरली इसमें एक इंट्रोडक्शन पढ़ा था जो कि आप देख सकते हैं, जिसमें हमने बोला था इंडिया एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एंड हमने आगे की चीजें डिस्कस करी थी। देन वी डिस्कस्ड आर्टिकल 74, 75 एंड आर्टिकल 88 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि उसमें ऐसे क्या क्या प्रोविजंस को मेंशन करा गया है दैट आर इम्पोर्टेंट नोटिसिंग
व्हेन यू टॉक अबाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन इंडिया। सो आई होप कि आप सभी को ये सब समझ आ रहा हो। अगर आपके पास किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है, सजेशन है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर ज़रूर बता सकते हैं। एंड मोर ओवर, इफ़ यू वांट मी टू मेक एनी पर्टिकुलर वीडियो ऑन एनी पर्टिकुलर टॉपिक, तो आप वो बताइए, मैं उस पर भी आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। एंड अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है, कंटेंट रेलिवेंट लग रहा है, तो आप प्लीज़ उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें एंड साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।